हेलो दोस्तों, एक का स्टडी विद में स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़े थे जल प्रबंधन, उसी का टॉपिक को जारी करते हुए पढ़ते हैं सिंचाई की आवश्यकता की अनुमान विधियाँ। इससे पढ़ने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंचाई की आवश्यकता के अनुमान विधियाँ। का तीव्र जल का स्राव का तरीका। यदि किसी खेत के अंदर वर्ग मीटर की भूमि मिट्टी को खोद कर निकाल ली जाए और पुनः उस स्थान पर बालू मिट्टी भर दिया जाए, फसल लगाने के बाद जब भी नमी की कमी होने लगेगी तो सबसे पहले बलुआही स्तर के पौधे सूखने लगेंगे। यह इस बात का संकेत होगा कि फसल की सिंचाई तुरंत कर दी जाए। पूरी तरह खेत में 1 वर्ग मीटर स्थान चुनकर वहां खूब घनी बुआई की जाए। सबसे पहले उसी स्थान पर नमी की कमी होगी, जिससे सिंचाई की आवश्यकता का हम लोग को मालूम हो जाएगा। खेत के 25 सेंटीमीटर तक गहराई तक मिट्टी निकालकर एक गोला बनाया जाए तथा उसमें कुछ ऊंचाई तक ऊपर फेंक कर नीचे गिरा दिया जाए। यदि मिट्टी टूट कर बिखर जाए तो समझना चाहिए कि खेत की सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई के बाद सामान्य मिट्टी अपने फील्ड कैपेसिटी की आवश्यकता में आ जाता है। फील्ड कैपेसिटी के बीच जल की मात्रा का उपलब्ध जल संज्ञा दी जाती है। फसलें की जल आवश्यकता की अपेक्षाकृत अधिक है, जैसे मक्का, गेहूं, गन्ना, आलू इत्यादि। उनमें उपलब्ध जल की केवल 25% जल की कम होते ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ फसलें जिनमें सूखा सहने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मरुआ है, कपास है इत्यादि। उनमें उपलब्ध जल की 50% की कमी आते ही सिंचाई कर देनी चाहिए। धान जैसी फसल में तो अधिकांश समय तक खेत में जल स्तर बना ही होता है, परंतु उसे पूर्ण संतृप्तता के स्तर पर से नीचे नहीं आने देते हैं और उसके पहले सिंचाई कर देते हैं। अरहर, कुसुम जैसे फसलें जिनकी गजर काफ़ी गहरी तक जाती है, वे बिना किसी सिंचाई के अपनी पूर्ण क्षमता तक उपज दे सकती है। भूमि में उपलब्ध नमी की गणना एक यंत्र द्वारा भी किया जा सकता है, जिसका नाम है टेनिसियोमीटर या इर्मोमीटर कहा जाता है। सिंचाई के समय ज्ञात करने की उपयोगिता के कारण इर्मोमीटर की संज्ञा दी गई है। यह यंत्र मिट्टी की उपलब्ध नमी की स्थिति खिंचाव के आधार पर बदलता है, जिससे द्वारा जल मिट्टी की कणों से जुड़ाव होता है। IWCPI सिंचाई निदान की अध्ययन विधि वर्तमान समय में सिंचाई करने की सही समय निर्धारण करने की एक विधि विकसित की गई है। इसके अंतर्गत पहली सिंचाई देते समय उसकी कुल मात्रा गहराई में माप ली जाती है। जैसे 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की सिंचाई, इसमें सिंचाई जल या IW कहा जाता है, यानी इंटीग्रेशन वाटर कहा जाता है, जिसके बाद पानी में के सतह से ओपन पेन एवोपरेशन होने के कारण वाष्पीकरण की मात्रा में नियमित रूप से प्रतिदिन जोड़ते हैं, जिसे हम कम्प्लीमेंट्री पेन एवोपरेशन या CPE की संज्ञा दी गई है। अब IW और CPE के अनुपात हर समय उपलब्ध रहेगा। पुनः हर प्रकार की फसलें के लिए CPE एक अनुपात के तय में कर लिया जाएगा, जिस स्तर पर एक मृदा की नमी हुई कमी के कारण सिंचाई की अनुशंसित होगी। उदाहरण के लिए फसल 8 सेंटीमीटर सिंचाई दी गई है। जब CPE का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो IWCPE 2 से 8 यानी 0.8 होगा। यह अनुशंसा की जाती है कि इस फसल को उस समय सिंचाई दे। जब IWCPE का मान 0.8 हो जाएगा तो समान 0.75 से 0.8 के IWCPI मान पर गेहूं, मक्का जैसी फसलों की सिंचाई दी जाती है।
धान में यह मानक 10 या 10 से ऊपर, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तिलहन, दलहन जैसी फसलों में यह मानक 0.65 तक नीचे जा सकता है। समान विभिन्न फसलों के एक बार 4 से 6 सेंटीमीटर सिंचाई दी जाती है, जो मिट्टी बनावट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत में सिंचाई जल की उपलब्धता। सिंचाई जल मात्र मूल स्रोत वर्षा है। सिंचाई का एकमात्र मूल स्रोत वर्षा है। भारत में भूमि लगभग 40 करोड़ है। वर्षा होती है। हेक्टेयर में 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर में वर्षा होती है। इसमें 60 करोड़ हेक्टेयर मिमी वाष्पीकृत होकर वायुमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। 5 करोड़ भूमि गर्भीय जल के रूप में संग्रहित होता है तथा 16.5 करोड़ हेक्टेयर मीटर मिट्टी में नमी के रूप में उपस्थित रहता है। कुल वर्षा का लगभग 11.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सतह से बहुत बहता हुआ नदी नालों में होकर समुद्र में मिल जाता है। इसमें कुछ हिस्सा तालाबों और कुओं में संग्रहित होता है। इससे दो बात बहुत स्पष्ट रूप में से सामने आती है कि पहली बात यह है कि सिंचाई के लिए उपलब्ध जल आवश्यक से काफ़ी कम है और वर्षा एक बहुत बड़ा भाग है कि नदी नालों में होते हुए समुद्र में मिल जाता है। विभिन्न फसलों की सिंचाई में जल की कुल आवश्यकता बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिए। एक औसतन आकलन के आधार पर विभिन्न फसलों की जल की आवश्यकता निम्नलिखित है। फसल है और ये जल की कुल आवश्यकता है। धान में सेंटीमीटर में, धान में 200 से 300 सेंटीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। ज्वार में 50, बाजरा में 50, मक्का में 62.5, मूंगफली में 50.6, गेहूं में 28 और मड़ुआ में 31। प्रक्षेप क्षमता अस्थायी मलिन बिंदु और पौधे के उपलब्ध जल। मृदा संगठन या तरल घटक है। मृदा जल का मृदा पौधे संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज़्यादातर जल पौधे द्वारा भूमि को जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। हालांकि अत्यंत कम मात्रा में सीधे वर्षा जल से बासे द्वारा अवशोषित होता है। मृदा टाप को यह निर्धारित करता है कि उचित मृदा एवं जल प्रबंधन पौधे की वृद्धि के बढ़वार के लिए सहायक होता है। भूमि में जल के कार्य। भूमि में पौधे के उचित बढ़वार के लिए वृद्धि के लिए दृष्टिकोण जल से का होना आवश्यक है, क्योंकि भूमि में यह विभिन्न निम्न कार्यों में संपादित करने की आवश्यकता होती है। पहला, विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं में प्रोत्साहित करने के लिए यह पोषक तत्वों के घटक वाहक कार्य करता है। यह स्वयं एक पोषक तत्व का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह पौधे की कड़ेपन बनाए रखता है। भूमि में पानी कहाँ विद्यमान होती है? भूमि में पानी कहाँ विद्यमान होती है? भूमि में रंध्रकाश में पानी की उपस्थिति के संभव बनाते हैं। प्राकृतिक रूप से भूमि में जल की मात्रा रंध्रकाशों के आकार पर, रूप में उनकी जमावट तथा सघनता की स्थिति आदि पर निर्भर करता है। भूमि दो प्रकार के रंध्रकाश में पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित है। पहला है दीर्घ रंध्रकाश। कुछ रंध्रकाश विशेषकर जब मृदा बलुई हो या अच्छी दानेदार हो या पर्याप्त के होने के कारण गुरुत्वीय बल से पानी के नीचे जाने का चाल सुगम बनाते हैं। इन रंध्रकाशों के दीर्घ या बड़े रंध्रकाश मृदा के बड़े दानों छोटे दानों के समय दोनों के बीच में पाए जाते हैं, जिनकी जमावट अनियमित होती है। दूसरा है सूक्ष्म रंध्रकाश। मृदा रंध्रकाश जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, जल की गति को रोक देते हैं। इनमें सूक्ष्म रंध्रकाश कहते हैं, जैसे रंध्रकाशों की भारी मिट्टियों में ज़्यादा होती है। तीसरा है मृदा में जल धारण। मृदा में पानी कैसे धारित रहता है? मृदा में उपस्थित जल मृदा में अलग क्यों नहीं होता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार व्यतीत किया जा सकता है।
मृदा में पानी कैसे धाई रहता है? मृदा में उपस्थित जल मृदा के अलग क्यों नहीं होते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों के लिए प्रकार जो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जब भूमि या अन्य माध्यम द्वारा जल सोखा जाता है तब ताप के रूप में उसमें ऊर्जा मुक्त हो जाती है, मतलब उसमें ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अगर इस प्रकार की उल्टा क्रिया किया जाए अर्थात सोखे हुए पानी में मृदा अलग किया जाए तो पानी मृदा अन्य माध्यम से अलग करने की निश्चित मात्रा में बल की आवश्यकता होगी। मृदा में विद्यमान वे बल जिनके कारण मृदा में जल धारित रहता है वे दो प्रकार के होते हैं। इनमें बलों के कारण मृदा में जल अलग अलग नहीं हो पाता है अथवा उसमें बना रहता है। इन दोनों बलों के विकरण इस प्रकार हैं। आसंजन, ये दो प्रकार के होते हैं, आसन और सज्जन। तो आसंजन देख लेते हैं। ठोस सतहों में मृदा के कणों का पानी के अणुओं के लिए आकर्षण आसंजन कहलाता है। यह आकर्षण में लगाने वाले बल के आसंजन बल कहते हैं। यह बल पानी के ठोस सतह को पर अधिक्षेपित करता है। ये अणु के आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बने रहते हैं। यह बल विद्युत क्षेत्रीय काम करता है जो मृदा के अणु को आंतरिक एवं बाह्य सतहों पर होता है। चूँकि आसंजन केवल ठोस तरल सतहों के कार्य करता है इसमें बनाने वाले जल परत बहुत पतली होती है। सज्जन, पानी के अणुओं को एक दूसरे के प्रति आकर्षण संयोजन कहलाता है। आसंजन द्वारा निर्मित अत्यंत पतली परत के ऊपर इस बल के कारण पानी में परत मोटाई बढ़ जाती है जब तक पानी में गुरुत्वीय के आकर्षण बल नीचे गतिमान जब गुरुत्वाकर्षण बल नलिकाओं से गति के लिए लगता है तो इसमें लगभग संतृप्त जब उसमें पानी की कुछ मात्रा लेने की आसानी होती है अर्थात कम बल की आवश्यकता होती है। परंतु मृदा में जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है मृदा से इकाई अलग करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है। इन बलों को एटमॉस्फेयर के रूप में मापते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग मृदा जल का वर्गीकरण। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नमस्कार।